Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel Study Warehouse। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एंड ये वाला जो चैप्टर है ना बहुत लेंदी नहीं है, बहुत सिंपल चीजें यहाँ पे हैं, बहुत कम फॉर्मूलाज भी हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज नहीं है, ठीक है। डेरिवेशंस भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा यहाँ पे है थ्योरी, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कि बार मैग्नेट क्या होता है, सोलोनॉइड एज अ बार मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, ये सब कुछ, ठीक है। सो दिस इज योर एंटायर सिलेबस। इसमें से मैक्सिमम चीजें जो हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों को इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि जब वहां पे समझ में आता तभी वहां पे और चीजें आपको बेहतर क्लियर होती है ना। अब कुछ चीजें यहाँ पे जो हमारी बची हैं वो ये सारी हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम जगह आपको दिख जाएगा कि क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, यानी कि आपको डेरिवेशंस उतने नहीं देखने हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सब कुछ मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, हम यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आखिरकार एक मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। तो देखो ये जो पूरा मैग्नेटिज्म है ना, आप लोगों ने अभी तक तो रियलाइज कर ही लिया होगा, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कहा कि हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे हम पोल की बात कर रहे हैं। भले ही डिफरेंस भी है, हमने कहा कि जो चार्ज है वो आइसोलेटेड एग्जिस्ट कर सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज है कोई नेगेटिव है, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव है तो वहां पे नेगेटिव होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं था। पर हमने कहा जब हम पोल्स की बात करते हैं तो अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होना जरूरी है ना। ये आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, हमेशा ये डायपोल के फॉर्म में होंगे, यानी कि नॉर्थ है तो साउथ भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पढ़ा था। हमने कहा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्जेस हैं एंड दे आर बीइंग सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हमने 2l लिया था, तो हमने कहा था ये हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। और इसका हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी पढ़ा था, हमने कहा ये होता है Q इंटू 2l, और इसकी डायरेक्शन भी हमने कहा था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, है ना। ये सारी बातें हम लोगों ने कही थी। तो अब यहाँ पे सेम चीज इसके लिए भी होती है। तो हमने कहा मान लो ये हमारे दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी ले रहे हैं हम, स्मॉल m। ये क्या है इसकी, दिस इज दी पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे ये चार्ज था इसका मैग्नीट्यूड है प्लस q, सिमिलरली ये जो पोल्स हैं इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो हमने कह दिया स्मॉल m है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है ना। डायपोल दो पोल है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो इसका भी कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा जिसको हम यहाँ पे m वेक्टर से शो करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू, यहाँ पे देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l है, तो m इंटू 2l, ठीक है। और एक और फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, इससे पहले वाले में क्या था, NIA। ये किसके लिए आएगा, ये आएगा एक करंट कैरिंग लूप के लिए, यानी कि जब करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो हमने कहा NIA उस केस में होगा। और जो हमारे पास एक लूप है, हमने ये भी तो पढ़ा कि ये भी तो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। कैसे, हम लोगों ने कहा अगर मान लो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमने कहा जब हम इस साइड से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमने कहा ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। पर जब हम इसको पीछे से जाके देखेंगे तो करंट ऐसे दिख रहा होगा हमको, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो इसका बैक साइड होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। तो यहाँ पे जब हम एक करंट लूप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो दो फेसेस हैं, एक नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है एक साउथ की तरह, तो विच मींस ये भी एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। फॉर्मूला कितना है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, NIA, ठीक है। जहां पे n क्या है, n है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। और जब हम एक सर्कुलर लूप की बात करेंगे तो ऑब्वियसली एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, जहां पे r क्या है, रेडियस है। पेरीमीटर कितना होता है, हमने कहा 2πr होता है, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा चुकी हूँ। डायरेक्शन इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मैं नॉर्मली इसकी बात करूं, ये क्या है, एक बार मैग्नेट है ना, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होती है, देखो यहाँ पे क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव ना, तो यहाँ पे सोचो नॉर्थ पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है और साउथ जो है वो नेगेटिव की तरह, है ना। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने कहा जब हम बाहर देखें तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ से शुरू होती हैं, साउथ पे जो है एंड होती हैं, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की बेसिकली डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कहते हैं प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो यहाँ पे क्या था, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहे थे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है। ये तो हमारे बेसिक बार मैग्नेट की बात हो गई, बट जब हम एक लूप की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, याद है मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था। हमने कहा एक तो हमने कहा नॉर्मल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है कि करंट की डायरेक्शन जहां है वहां को थंब की डायरेक्शन ले लो, और ये जो बाकी 4 फिंगर हैं ये हमें मैग्नेटिक फील्ड बता रही हैं। पर यही वाला हम अप्लाई कर सकते हैं लूप के लिए भी, ठीक है। जैसे मैंने लूप ले ली ये रेक्टेंगुलर, तो मैंने कहा करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे ले ली है, ठीक है। तो अब देखो करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस केस में करंट की डायरेक्शन 4 फिंगर्स शो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, है ना। तो ये जो थंब है ये जहां भी डायरेक्टेड होगा वो हमें बताएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से ऐसे कर्ल हो रही है ना, ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये थंब कहाँ को जा रहा है, अंदर को, यानी कि अंदर को ही हमारी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की भी। और ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी देख भी ली थी, है ना। हमने वहां पे क्या पढ़ा था जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, हमने कहा एम वेक्टर की डायरेक्शन भी अंदर को है, और एम वेक्टर की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, एक्चुअल में ए वेक्टर की, है ना। ए वेक्टर क्या होता है ये हमने देखा है, अगर हम कोई भी एक एरिया ले रहे हैं तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है ना। जैसे ये एरिया है तो एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो एम वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर पे डिपेंड करती है, और हमने कहा कि ये जो एम वेक्टर है और जो हमारा बी वेक्टर था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी हमने कहा लिया था, ऐसे बनाया था ना अंदर को ही, तो दोनों ही भले ही अंदर को ही है, इनटू द पेपर है, बट स्टिल दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा था जो कि था थीटा। तो हमने पूरा डेरिवेशन यहाँ पे करा हुआ था करंट कैरिंग लूप के लिए, याद है। तो बस वहीं पर से हमें ये सारी चीजें भी समझ में आ गई, तो इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ये सब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक डायपोल क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो कोई करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर सकती है, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ये। और हमने कहा बार मैग्नेट भी बिहेव कर सकता है, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ये, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कैसे हम पता लगाएंगे हमने देख लिया, लूप के लिए कैसे करेंगे, और बार मैग्नेट के लिए क्या है, साउथ से नॉर्थ इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो आई होप यार ये बेसिक चीजें क्लियर है। और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो करंट की एम्पियर है और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे हैं इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे है मैग्नेटिक डायपोल, तो वैसे ही हमारे फॉर्मूलाज भी बहुत रिलेटेड हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डिनोटेड बाय बी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, पी वेक्टर, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, एम वेक्टर है। यहाँ पे हम चार्ज की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने कहा हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं जिसको हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है 1/4πε0, और बायोट-सेवर्ट्स लॉ में हमने देख लिया कांस्टेंट क्या आता है μ0/4π। इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने देख ली थी, क्या होती है 10⁻⁻⁷। फिर यहाँ पे हमने कहा एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना ये वाला, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे म्यू नॉट आ जाता है विच इज परमिएबिलिटी, ये परमिटिविटी है, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मूलाज भी हमने कहा रिलेटेड हैं, तो फॉर्मूलाज भी जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने कहा अगर कोई +q चार्ज है, इसकी वजह से किसी p पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला याद है ना 1/4πε0 × q/r²। क्यू की जगह पे मैंने कहा यहाँ पे क्या आएगा, जब हम एक इंडिविजुअल पोल की बात कर रहे हैं, वैसे तो हमने कहा इंडिविजुअल पोल जैसी कोई चीज है ही नहीं, नॉर्थ है तो साउथ होना ही चाहिए, पर फिर भी मान लो ये मेरा एक मैग्नेट है, तो इसके सिर्फ इस पोल की वजह से अगर मुझे निकालना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो फॉर्मूले में Q की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ M, और इसका कांस्टेंट क्या होता है मैग्नेटिज्म में μ0/4π। तो देखो क्या आ गया μ0/4π × m/r²। फॉर्मूला सारे रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखो हमने ऑलरेडी ये चीज भी पढ़ रखी है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, हमने कहा एक्चुअल कंडीशन पे कोई P पॉइंट ले लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल दो,
है ना। तो ये पूरा डेरिवेशन हमने करा हुआ है, तो कितना आ जाता है 1/4πε0 इंटू 2p/r³, जहां पे p क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। तो सिमिलरली p के जगह पे यहाँ पे m आ जाएगा और कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे इसका कांस्टेंट आएगा, बस ठीक है। फिर इक्वेटोरियल कंडीशन पे हमने कहा ये फॉर्मूला है, इसका पूरा डेरिवेशन करा है, इसके डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो बी हैप्पी, बस आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न करना है। यहाँ पे p है तो यहाँ पे m आ जाएगा, ठीक है। फिर टॉर्क हमने कहा इलेक्ट्रिक डायपोल पे कितना लगता है, हमने कहा PE sin थीटा, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, P और E का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, हमें टॉर्क मिल रहा है, तो इसकी डायरेक्शन भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, P के जगह M और E के जगह पे B, ठीक है। तो ये हो गया MB sin थीटा, इसका डेरिवेशन मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी, ठीक है। सिमिलरली हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -PE cos थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -MB cos थीटा, इसका भी डेरिवेशन हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो बस ये दो डेरिवेशंस हम लोग देख लेते हैं, बाकी इनके डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, एज इट इज आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें कि एक बार मैग्नेट हमने लिया हुआ है, उस पे आखिरकार कितना टॉर्क लग रहा है जब हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दिया है, तो सेम डेरिवेशन है जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए करा था, सेम यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी है, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो देखो अगेन मान लो ये मेरा क्या है, ये डायरेक्शन है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब नॉर्थ इधर होगा और साउथ इधर होगा ऑब्वियसली। जैसे हमने कहा था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ले रहे थे, हमने कहा सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ है, सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ होंगे ऑब्वियसली, तो सेम चीज हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, देखो हमने ये ले लिया है मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। तो ये एंड इसका साउथ हो गया, ये एंड इसका नॉर्थ हो गया। तो अब ये क्या करेगा, इस पे टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क क्या करेगा, इसको पैरेलल लेके आएगा टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे थे तो उसमें फोर्स कितना लग रहा था, Q इंटू E, है ना। हमने कहा यहाँ पे Q के जगह पे क्या आएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, तो M आ गया, और E के जगह पे क्या आएगा, B। तो यहाँ पे जो ये इंडिविजुअल पोल्स हैं, एक ये साउथ पोल, एक ये नॉर्थ पोल, इन दोनों पे फोर्स कितना लग रहा है, हमने कहा MB, और डायरेक्शन क्या होगी, देखो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्यों, क्योंकि नॉर्थ है, साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, इसको मैंने मान लो F1 ले लिया। यहाँ पे भी सेम फोर्स लगेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड इसका भी MB ही है, पर डायरेक्शन इस साइड को होगी, F2 जो है इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि साउथ है तो ये नॉर्थ की तरफ को अट्रैक्ट होगा, और ये रोटेट होके क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इट विल बिकम पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हमने कहा इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोर्स तो हमें पता चल गया, नाउ ये रोटेट कर रहा है ना, रोटेशनल मोशन यहाँ पे हो रहा है, तो विच मीन्स यहाँ पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है, हमने कहा F इंटू D, तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉप भी यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि ये क्या है आपका, दिस इज D, कितने एंगल पे, ये जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल है ये इंक्लाइंड है विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने कहा ये थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, विच मीन्स जो मेरे पास m वेक्टर है और जो b वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, और m वेक्टर की डायरेक्शन क्या है आपको पता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो m वेक्टर की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड मेरा ये है, तो दोनों के बीच का एंगल देखो कितना है, थीटा डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा ले लेती हूँ मैं, तो साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो d अपॉन 2l, तो d कितना आ गया 2l साइन थीटा, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, है ना। f कितना है देखो m इंटू b, ये आ गया 2l साइन थीटा। अभी हमने देखा m इंटू 2l ये क्या होता है, हमने कहा ये होता है m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो आ गया ना mb साइन थीटा, बस हो गया। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन दोनों का क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। अब आपको पता है मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब हमारा थीटा क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर इस तरीके से रखा होगा, ठीक है। तो उस केस में टॉर्क कितना आएगा mb, और मिनिमम कब होगा, है ना, मिनिमम तो 0 हो सकता है जब या तो ये 0 डिग्री पे रखा है या फिर 180 डिग्री, यानी कि या तो ये पैरेलल रखा हुआ है टू दी मैग्नेटिक फील्ड या फिर एंटी पैरेलल रखा हुआ है। सेम वही चीज है जो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी डिस्कस करी थी। सो दिस इज योर एंटायर डेरिवेशन, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है, ठीक है। आपको पता है थीटा डिग्री जब ये पैरेलल रखा हुआ है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, जब एंटी पैरेलल रखा हुआ है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट, अब वर्क डन कितना होगा अगर मुझे इसको रोटेट कराना है, ठीक है। मान लो ये जो मेरा मैग्नेटिक डायपोल है θ1 एंगल पे रखा है, अब इस θ1 से मुझे θ2 में इसको रोटेट कराना है, तो मुझे निकालना है कितना वर्क डन होगा। सेम वही डेरिवेशन है जो उधर पे भी हमने अप्लाई करा था। तो हमने कहा सबसे पहली बात तो इस पे लगेगा टॉर्क, फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि रोटेशनल मोशन हो रहा है तो टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा तो हमने अभी देख लिया mb sin थीटा लगेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको छोटा सा रोटेट करा रहे हैं पहले, है ना, हम इसको बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने करा दिया, तो काम भी मुझे छोटा सा करना पड़ेगा, है ना, स्मॉल वर्क डन, और स्मॉल वर्क डन dw से हम डिनोट करेंगे। जनरली वर्क डन में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो फोर्स की जगह पे क्या आ रहा है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, एंगुलर। तो कितने एंगल से मैंने डिस्प्लेस करा, तो मैंने कह दिया मान लो डी अल्फा या डी थीटा से हमने क्या कर दिया, इसको रोटेट करा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो टाउ की वैल्यू तो पता है, पी ई साइन थीटा, ओ सो सॉरी यहाँ पे पी की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, एम बी की, है ना, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो एम बी साइन थीटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब ये तो हमने छोटा सा वर्क डन निकाला, मैंने कहा वो θ1 पे रखा हुआ है, θ1 से इसको मैं θ2 पे लेके जा रही हूँ, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। वर्क डन कैसे निकालूंगी, ये छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट करके, ठीक है, तो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो भी कांस्टेंट है ये हमने बाहर ले लिए, एम बी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। साइन थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस हमने बाहर ही भेज दिया, ठीक है। तो ये आ गया कॉस थीटा, θ1 से θ2 तक आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो माइनस एम बी, ये आ गया कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये माइनस साइन अंदर भेज दो तो कितना आ गया, एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये हो गया हमारा वर्क डन का डेरिवेशन। सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डेरिवेशंस कर लिए हैं तो ये आपको बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि सेम वही चीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन आ गया। अब देखो इसमें भी हमारे पास मैक्सिमम वर्क भी हम कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं। तो कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, तो अगर हमने क्या रखा हुआ है, हमने पैरेलल रखा हुआ है वो मैग्नेटिक डायपोल, पैरेलल से मैं इसको परपेंडिकुलर करना चाह रही हूं, तो उस केस में हमारा वर्क डन कितना होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या होगा, अगर वो पैरेलल रखा है, ठीक है, मान लो डायरेक्शन इस साइड को है, अब मैं इसको एंटी पैरेलल कर रही हूँ, इसको उल्टा कर रही हूँ, यानी कि 180 डिग्री तक मैं इसको रोटेट करा रही हूँ, तब होगा हमारा मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। तो फिलहाल तो पैरेलल से परपेंडिकुलर लेके जा रही हूँ, पैरेलल है, सो थीटा कितना बन रहा है 0, परपेंडिकुलर यानी कि थीटा हमारा हो गया 90। तो पहली कंडीशन में 0 पे है, दूसरी कंडीशन पे 90, तो फॉर्मूले में क्या था, देखो पहले cos θ1 आ रहा है तो आप पुट कर दो, तो cos 0 होता है 1 ना, और cos 90 होता है 0, तो 1 माइनस 0 आ गया, तो वर्क डन कितना आया, mb। अब हमने कहा मैक्सिमम ये नहीं है, मैक्सिमम तब होगा जब आप पैरेलल से एंटी पैरेलल उसको लेके जाओगे, कि बेचारा अच्छे खासे इक्विलिब्रियम में बैठा था स्टेबल वाले, अब आपने उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कर दिया, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वर्क डन करना होगा, ठीक है। तो देखो θ1 0 होगा, एंटी पैरेलल, तो एंगल कितना बन गया 180, cos 180 कितना होता है -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देखो वर्क डन कितना आ गया 2 MB, तो डबल वर्क डन यहाँ पे आपको करना पड़ रहा है, तो दिस इज द मैक्सिमम वर्क डन। और हमारे पास मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मिनिमम के लिए अगर आपको पैरेलल ही उसको रखना है ना, पैरेलल ही रखना है, तो हमारा मिनिमम वर्क डन हो जाएगा उस केस में, ठीक है। और ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं ये ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी स्टोर हो जाता है, और यहाँ पे हमारी जो आखिरकार पोटेंशियल एनर्जी है वो हम कैसे निकालेंगे, तो उस केस में आप θ1 को बस 90 डिग्री पुट कर देते हो, क्यों, क्योंकि हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं कुछ भी, और इस केस में जब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं 90 डिग्री की, 90 डिग्री से अब आप कितने पे उसको रोटेट करके लेके जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे θ1 अगर हमारा 90 डिग्री आएगा, तो हमने कहा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, mb cos θ1 माइनस cos θ2। अब 90 से आप किसी भी थीटा एंगल पे इसको लेके जा रहे हो, तो हमने कहा यहाँ पे तो cos 90 आ जाएगा, cos 90 होता है 0, तो ये डायरेक्टली कितना आ गया, देखो माइनस साइन बाहर ले लो, तो माइनस mb cos θ। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करना है तो भी आप यही चीज करो, यही वर्क डन किसमें चेंज हो गया, आपने कह दिया पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करना है तो भी यही करो, है ना, या फिर आपको अगर वर्क डन का ही डेरिवेशन करना है तो आप ये चीज कर लो, ठीक है। तो ये कुछ डिफिकल्ट है नहीं, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये भी मैंने आपको वैसे पढ़ा ही दिया है ना। जब मैं आपको एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा रही थी तो मैंने कहा यहाँ पे आप लीनियर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये हो जाता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, ठीक है, जिसके अराउंड आपने उस लूप को कंसिडर करा हुआ है। और मैंने तभी आपको बताया था कि अगर आप इसका सरफेस इंटीग्रेशन करोगे, है ना, यानी कि आप जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करोगे तो उस केस में जीरो हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि जब भी एक सरफेस के थ्रू मैं देख रही हूँ ना मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ये सब मैं पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो क्लोज्ड लूप बनाती हैं यानी कि यहां से शुरू हो रही है तो यहीं पे अंदर आएंगी। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट करी हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर भी तो कर रही हैं, है ना। तो यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा हमारा उसमें नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं वो तो ओपन कर्व के फॉर्म में होता है। इस तरीके से वो तो ओपन कर्व के फॉर्म में है ना। तो ओपन कर्व के फॉर्म में है तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट ही ले रही हैं या फिर एंटर ही कर रही हैं, है ना। तो उस केस में हमने कहा ये कितना होता है 1/ε0 टाइम्स जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है। पर जब हम मैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं तो जब आप यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स देखोगे थ्रू एनी क्लोज्ड लूप तो वो होता है जीरो, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट करी उतनी ही एंटर भी कर गई, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, हमें पता है जो सब्सटेंसेस हैं या तो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं या फिर फेरोमैग्नेटिक होते हैं या फिर डायामैग्नेटिक होते हैं। तो ये जो भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है ये आखिरकार आ कहां से रही है? हमारे सब्सटेंसेस में। सो ये शुरू होते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस को जब मैं देख रही हूं तो मुझे पता है हर एक सब्सटेंस एटम से मिलकर बना है, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक। एटम के अंदर भी हमने कहा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, यानी कि ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना अपने। तो ऑर्बिटल मोशन होता है, ठीक है। ये अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, यानी कि इसका स्पिन रोटेशन भी होता है, स्पिन मोशन भी होता है, ठीक है। अब इसको कैसे समझे हम? आपको पता है जो अर्थ है हमारा, है ना, वो सन के चारों ओर रोटेट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक साल हमारा पूरा हुआ जब उसने एक चक्कर पूरा कर दिया। वो अपने एक्सिस के अराउंड भी तो रोटेट करता है ना, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड भी तो वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, जिसकी वजह से सुबह या रात हो रही है। तो विच मीन्स दो टाइप के मोशन होते हैं हमेशा जब भी किसी के चारों ओर कोई चीज रोटेट कर रही है। एक तो यहां से वो मूव करना शुरू हुई तो यहीं पे वो आएगी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके, है ना, डिस्प्लेसमेंट भले ही जीरो होगा पर कुछ डिस्टेंस तो उसने ट्रैवल करा ही होगा। और सिमिलरली हमने कहा अपने एक्सिस के चारों ओर भी वो रोटेट कर रही है। तो सेम चीज इलेक्ट्रॉन के पास भी होती है, एक तो उसका ऑर्बिटल मोशन है, दूसरा उसका स्पिन रोटेशन है। इन दोनों की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्या है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कितनी होगी, वैल्यूज क्या है, वो अभी हम देखेंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरा मूविंग चार्ज है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वो एक करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है। और आपको पता है डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी करंट की, बिकॉज आपको पता है करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है तो ये एक करंट लूप की तरह बिहेव करता है। अब ये करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है यानी कि एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, कितना होगा? तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो m का फॉर्मूला क्या होता है? हमने कहा NIA होता है, या फिर सिंपली यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्न्स तो देख नहीं रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? I into A हो जाएगा। अब करंट क्या होता है जरा बताना? करंट होता है Q/T। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख देंगे E/T। एरिया कितनी होती है? तो πr² आ जाएगी, है ना। अगर r रेडियस है इसके ऑर्बिट की तो πr² एरिया आ गई, ठीक है। अब बताओ जरा यहाँ पे टाइम पीरियड, यहां से यहां आने में उसको कितना टाइम लगा? कैसे मैं निकालूंगी? टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लो v स्पीड से ये मूव कर रहा है, डिस्टेंस इसने कितना कवर किया होगा? देखो यहां से इसने शुरू करा, ये घूम फिर के यहीं आ गया, यानी कि एक चक्कर इसने मारा, तो इस सर्कल के सरकमफेरेंस जितना डिस्टेंस इसने कवर करा होगा ना, तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? 2πr, ठीक है, 2πr अपॉन v।
तो ये टाइम पीरियड मुझे पता चल गया, तो पुट कर दो 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, कितना आ गया ये हमारे पास अपॉन वी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वी ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा ई वी आर अपॉन 2, ठीक है। ये कैसे कैंसिल हुआ इधर पे शो कर देती हूँ, दिख नहीं रहा है क्योंकि ये देखो ई अपॉन टी के जगह पे हमने 2 पाई आर अपॉन वी पुट कर दिया इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, एक आर बचा और ये भी वी ऊपर चला गया, तो ये आ गया ई वी आर अपॉन 2। तो ये क्या है मेरा, दिस इज दी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का है। और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे है वो बात समझ में आई। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जब ये मूव कर रहा है तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है कितना है, EVR अपॉन 2 है, ठीक है। अब सिमिलरली हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी तो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। ये चीज हम लोगों ने जब हमने एटम पढ़ा है तब पढ़ी है। बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन मैंने आपको पढ़ा रखी है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, वो होगा NH अपॉन 2 पाई, सिर्फ उन्हीं में ये रिवॉल्व करता है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो नॉर्मल मोमेंटम क्या होता है mv, आपको पता है जब हम एंगुलर की बात करते हैं r से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे mvr। अगर आप दोनों को जरा डिवाइड कर दो, देखो m की वैल्यू ये है, L की वैल्यू ये है, डिवाइड कर दो तो यहाँ पे एक माइनस साइन भी आ जाता है। माइनस क्यों आया, माइनस बेसिकली बस इतना बता रहा है कि जो मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा ऑपोजिट होगी। अगर m की डायरेक्शन ऊपर को है तो L की डायरेक्शन हमेशा नीचे होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन हमेशा होगी। ये जो रेशियो हमने निकाला है इसको हम कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। आप m और l की वैल्यू पुट करो तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा E अपॉन 2m, और माइनस साइन बस इतना बता रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट इनकी होगी, ठीक है। चलो उसके बाद ये बोहर मैग्नेटॉन क्या होता है, ये टर्म आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुना होगा जब मैं आपको डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा रही थी। तो बोहर मैग्नेटॉन यूनिट है, किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ही, ठीक है। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि इसके लिए n की वैल्यू 1 होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती है कि सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल का नंबर 1 2 3 4 क्या है ना, और h क्या है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो अब देखो हमारे पास m अपॉन l क्या आया, जस्ट अभी हमने देखा E बाई 2m, माइनस साइन तो हमने कहा सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो माइनस की तो मुझे जरूरत है नहीं, मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे m कितना आ गया, E बाई 2m इंटू l, और मैंने कहा जो L है वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल H अपॉन 2 पाई का, ठीक है। और बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल भी नहीं कहेंगे, इट इज NH अपॉन 2 पाई ओनली, क्योंकि n जो है हमारे पास, n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज उसकी होंगी, ठीक है। तो ये आ गया, देखो L की जगह पे हमने कहा NH अपॉन 2 पाई। तो ये है मेरा क्या m, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे हमने कहा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जब मैं कहूंगी तो उसको मैं बोहर मैग्नेटॉन कहूंगी, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो कितना आ गया EH अपॉन 4 पाई m। अब ये सारी वैल्यूज आपको पता है ना, E क्या है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई क्या होता है 22/7 या 3.14 ले लो, m क्या है मास, सारी वैल्यूज पुट करो तो ये कितना आ जाता है इतना, ठीक है। तो इसको हम म्यू बी से डिनोट करते हैं, ये है क्या बोहर मैग्नेटॉन, और बोहर मैग्नेटॉन है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही है किसका, हमारे इलेक्ट्रॉन का ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। एंड जो बोहर मैग्नेटॉन है BM करके इसको कई बुक्स में लिख देते हैं, सो दिस इज बेसिकली द यूनिट, ठीक है। यूनिट होती है किसकी, हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो जब हम डीएनएफ ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद है कि हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वो है n। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, मान लो 1 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि √2। तो हमने कहा था √2 बोहर मैग्नेटॉन इसका होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी, तो वही सेम चीज थोड़ी बहुत यहाँ पे रिपीट होके आ रही है, ठीक है। चलो अब मैग्नेटिक मॉडल पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी वैसे बता ही दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने ऑर्बिट में, तो एक तो वो ऑर्बिटल मोशन शो कर रहा है। ऑर्बिटल मोशन के लिए जो m की वैल्यू होगी, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, अभी हमने देख लिया माइनस E अपॉन 2m इंटू L होगा, है ना, गायरोमैग्नेटिक रेशियो के हेल्प से हमें ये चीज मिल गई।
फिर हमने कहा स्पिन रोटेशन भी है, उसका स्पिन मोशन भी कर रहा है, अपने एक्सिस के अराउंड भी ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। और जो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है टोटल, वो स्पिन मोशन की वजह से ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी ऑर्बिटल मोशन। देखो फॉर्मूला ये है, एज इट इज आपको लर्न करना है, -E/m × s। टोटल की जब मैं बात करूंगी, जब मैं नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करूंगी, तो बेसिकली मैं दोनों को ऐड कर दूंगी ना, -E/2m × L प्लस -E/m × s। अब देखो यहाँ पे से -E/2m मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा L, यहाँ क्या बचेगा 2s। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी आपको पता चल रहा है बेसिकली जो इफेक्ट होगा इसके स्पिन रोटेशन की वजह से, दैट विल बी ट्वाइस एज कंपेयर टू दिस ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। हमेशा जो इफेक्ट होता है स्पिन रोटेशन का, दैट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। छोटी छोटी चीजें हैं जो एमसीक्यू में भी आ सकती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको सिंपली मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, आई से इसको डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नीचे क्या ली है हमने, वॉल्यूम डिफाइन करना होता है, तो जो भी नीचे चीज है उसको हम क्या कर देते हैं, यूनिट कर देते हैं, है ना। यूनिट क्या होगी इसकी, देखो m क्या होता है, अभी हमने देखा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, I इंटू ए क्योंकि इसका फॉर्मूला है, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है, तो क्या आ गई इसकी यूनिट, एम्पियर पर मीटर। तो क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको हम सिर्फ म्यू से डिनोट करते हैं, है ना। म्यू नॉट अभी अलग है, म्यू नॉट क्या थी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, पर ये क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, एंड इट इज द रेशियो बिटवीन बी एंड एच। अब ये बी क्या है, तो बी होता है हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, देखो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि अगर कोई भी मेरे पास मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक नहीं है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कह दो, इसको जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है, तो इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन कह दे रहे हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा है ना, हमने कहा कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को आप लेके आ रहे हो किसी न्यूट्रल बॉडी के पास, तो इसमें क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले इधर, तो यहाँ पे भी एक अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो सेम चीज हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन में भी हो रही है, कोई नॉन मैग्नेटिक बॉडी है, आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दी है, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जा रही है, इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन कह रहे हैं, बी से इसको हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अपॉन एच, एच क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, जिस फील्ड में आप रख रहे हो इसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कह रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटाइज कर रहा है ना इसको। So this is basically the magnetic intensity of the magnetizing field। अब H का भी फॉर्मूला होता है, देखो डेफिनेशन भी है इसकी, H क्या है, so magnetic intensity is the ability of the magnetizing field to magnetize a substance। ये ही वो एबिलिटी है, उसकी क्षमता है बेसिकली, ठीक है, कि अगर कोई भी सब्सटेंस को हम लेके आ रहे हैं उस फील्ड में, तो दिस इज दी प्रॉपर्टी, दिस इज दी एबिलिटी जिसकी वजह से वो उसको मैग्नेटाइज कर पा रहा है। यानी कि जितनी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा वो मैग्नेटाइज कर पाएगा। अगर उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी उस फील्ड की कम है, तो विच मीन्स जो भी मैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेके आ रही हूँ वो उसको मैग्नेटाइज कर ही नहीं पाएगा ना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई, और बी क्या है हमने अभी देख लिया, ठीक है। म्यू नॉट हमने कहा परमिएबिलिटी होती है फ्री स्पेस की, आई भी क्या होता है ये भी अभी हमने देख लिया। तो ये फॉर्मूलाज आपको बेसिकली याद करने हैं। इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर होती है, या फिर सीजीएस यूनिट ओस्टेड हो जाएगी। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वहीं पे से इसकी यूनिट ओस्टेड आई है, और एक ओस्टेड में 80 एम्पियर पर मीटर होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें एमसीक्यू में आ सकती हैं तो मैंने बता दी है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने देख लिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, और इसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पे है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, कुछ याद आ रहा है, ई आर याद है, ई आर क्या था, ई अपॉन ई नॉट, ई नहीं एप्सिलन है बेसिकली, है ना। तो एप्सिलन आर क्या होता है, एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट। तो ये क्या थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या थी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो हमने कहा ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, हमने कहा ये रिलेटिव परमिटिविटी है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी म्यू आर क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, जहां पे ये क्या है, परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस की, ये परमिएबिलिटी है मीडियम की, और ये है हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। तो बस ये चीज हमारे पास है।
अब हमारे पास 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, हमने कहा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक के लिए ग्रेटर देन 1 होती है और फेरोमैग्नेटिक के लिए 1 से बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जाय से इसको हम डिनोट करते हैं, ये जाय, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इट इज द रेशियो बिटवीन आई क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, एंड एच, और एच क्या था, एच हमने अभी देखा, दैट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो होता है जाय, और जाय क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। डायमैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव में, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होगी, बट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगी। बट फेरोमैग्नेटिक के लिए, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक क्या है, बेस्ट है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसमें देखने को मिलती है, फेरोमैग्नेटिक में ही, है ना, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, ठीक है। वैक्यूम की अगर हम बात करें तो वहां पे तो जाय की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है जी। और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी आपको पता है। वैक्यूम की जब हम बात करेंगे, ठीक है, वैक्यूम की जब हम बात कर रहे हैं तो उस केस में म्यू आर की वैल्यू 1, क्योंकि उस केस में आपको पता है म्यू और म्यू नॉट क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी हम लोगों ने देखी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो जो भी फॉर्मूलाज अभी हमने पढ़े उनका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखो ये पढ़ा था H इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस ऑफ आई, तो मैंने क्या करा, इसको इधर भेज दिया, तो H प्लस आई इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट हो गया। तो B क्या आ गया यहाँ पे से, म्यू नॉट इंटू H प्लस आई। और अभी हमने देखा जाई इक्वल्स टू आई बाय एच होता है, तो I इक्वल्स टू जाई इंटू एच मैं पुट कर सकती हूँ, ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया जाई इंटू एच। अब ये H मुझे कॉमन दिख रहा है, तो H को मैं कॉमन ले लेती हूँ, ले लिया मैंने, ये बच गया 1 प्लस जाई। तो यहाँ पे B अपॉन एच आ जाएगा, और B अपॉन एच क्या होता है, अभी हमने देखा था म्यू होता है, तो म्यू इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जाई। इसको भी नीचे भेज देती हूँ, और मुझे पता है म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, अभी देखा था म्यू आर होता है, यानी कि ये होती है हमारी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, है ना, और ये क्या था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और मैंने कहा था अभी आपसे कि ये दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी हमारा स्टैब्लिश हो गया है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं वही जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कहा था डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो हमारे जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना, वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उल्टा वो रिपेल करने लगते हैं। अगर मान लो ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट नहीं होगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा है, रेपेल हो रहा है। एग्जाम्पल्स है कॉपर है, पानी है, NaCl है, ये सारे हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। फिर आ जाते हैं पैरामैग्नेटिक में, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये सब्सटेंसेस अट्रैक्ट होते हैं बट बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और इनको हम परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। परमानेंटली मैग्नेटाइज हम किसको कर सकते हैं, सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को कर सकते हैं। क्या होते हैं ये, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जो भी हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, विच मींस जब इन सब्सटेंसेस को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स दैट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इनको हम क्या कर सकते हैं, परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर बिहेवियर, और टेम्परेचर के साथ ही प्रॉपर्टीज में कैसे कैसे चेंज आता है। तो सबसे पहले अगर आप देखो, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ है। आपने एक रॉड ले ली है किसकी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, आपने यहाँ पे प्लेस कर दी, तो ये खुद को परपेंडिकुलरली अलाइन कर देती है टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो ये खुद परपेंडिकुलरली क्या हो जाएगी, अलाइंड। ये क्या शो कर रही है कि ये अट्रैक्ट नहीं कर रही है, इट इज नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, उल्टा ये क्या कर रही है, रेपेल, तभी तो ऐसे खड़ी हो गई। अगर ये पैरेलली अलाइन हो जाती तो ये क्या कर रही होती, अट्रैक्ट, पर इसने तो खुद को परपेंडिकुलरली अलाइन कर दिया, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी, अगर आपने मान लो एक यू शेप ट्यूब ले ली है, ठीक है, अब यहाँ पे आपने सोल्यूशन फिल कर दिया है हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा तो ये क्या होगा, इसमें ये जो सोल्यूशन है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, ये इधर को बढ़ जाएगा, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन
उस डायरेक्शन में बढ़ेगा जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करा है। जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा है ना, वहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो यहां से भी मुझे क्या पता चल रहा है कि ये रिपेल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। फिर अगर हमने किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये मूव करेगा कहां से, हायर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से लोअर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ, ठीक है। क्यों? अगेन क्योंकि यहाँ पे ये रिपेल करना चाह रहा है ना, तो जहां पे लो मैग्नेटिक फील्ड है ये उस डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में आया? चलो, उसके बाद जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो डिपेंड ही नहीं करती टेम्परेचर पे। तो आप टेम्परेचर कम कर दो, ज्यादा कर दो, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। इसके लिए हमने अभी देखा कि हमारे पास जो जाई की वैल्यू है, यानी कि जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, कई बुक्स में जाई एम भी लिखा है, जाई भी लिखा है, दोनों ही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये नेगेटिव में होती है। और अगर हम म्यू आर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है लेस देन 1, ठीक है। फिर आ जाते हैं पैरामैग्नेटिक में। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने क्या करा, आपने अगेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा है, अब आप कोई रॉड ले लो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो ये पैरेलली अलाइन कर देगा खुद को। तो यहां से क्या मुझे समझ में आ रहा है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने एक यू शेप ट्यूब ले ली है, आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो सोल्यूशन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, इसका कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बढ़ेगा जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, इसका उल्टा हो रहा था डायमैग्नेटिक में, ठीक है। देन अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देंगे तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मूव करेगा लोअर मैग्नेटिक फील्ड से हायर की तरफ, क्योंकि ये हायर की तरफ क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है यहाँ पे, तो इसके लिए होता है हमारे पास क्यूरी लॉ, ठीक है। ये जो क्यूरी लॉ है ये क्या स्टेट करता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी कि आप टेम्परेचर को बढ़ा दो तो इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है ना ये घट जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो होता है, क्यूरीज लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए क्यूरी लॉ फॉलो नहीं होता है। और हमारे पास एक टेम्परेचर आता है जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ये क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को त्याग देता है और वो चेंज हो जाता है एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। बेसिकली फेरोमैग्नेटिक बेटर है ना, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक वाली सारी प्रॉपर्टी है जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करी है ना ये सारी प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी दिखाएगा, बट टू अ वेरी ग्रेटर एक्सटेंट, क्योंकि वो बहुत अच्छा मैग्नेट है एक तरीके से, तभी तो उसको हम परमानेंटली मैग्नेटाइज कर पा रहे हैं ना। तो अगर एक ऐसा टेम्परेचर आ जाए जहां पे ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसने अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी त्याग दी है, ये पैरामैग्नेटिक में चेंज हो गया है, उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि आयरन के लिए 770 डिग्री सेल्सियस है, निकल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस, हर अलग सब्सटेंस के लिए ये जो टेम्परेचर है ये अलग होगा, ठीक है। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना वो क्यूरी लॉ फॉलो नहीं करते हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्यूरी लॉ फॉलो करेंगे, पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्यूरी वेस लॉ को फॉलो करते हैं। अब ये क्या है इसको भी अभी देखते हैं, ठीक है। फिलहाल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम बात कर रहे हैं डायमैग्नेटिक की, तो हमने कहा उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी तो डिपेंड ही नहीं कर रही टेम्परेचर पे, पर यहाँ पे डिपेंड करती है। पैरामैग्नेटिक में इनवर्सली डिपेंड करती है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देख लिया था पॉजिटिव वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की हम बात करेंगे, जितनी प्रॉपर्टी अभी मैंने पैरामैग्नेटिक में देखी वो सब प्रॉपर्टी ये भी दिखाएगा, बट टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, बहुत मतलब जैसे आपने अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा है, आपने एक रॉड ले ली है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो, उसके बाद हमने ये भी देख लिया था इसके लिए जाई की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 1, ठीक है। बहुत पॉजिटिव वैल्यू है, वैसे तो यही है कि इट विल बी ग्रेटर देन 0, बट इट विल बी मच ग्रेटर देन 0, यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो म्यू आर है वो भी क्या होगा, बहुत ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू 1, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए मैंने कहा क्यूरी लॉ फॉलो नहीं होगा, क्यूरी वेस लॉ यहाँ पे फॉलो होता है। तो यहाँ पे जो जाई है उसका फॉर्मूला क्या है, C/T - Tc। C क्या है, क्यूरीज कांस्टेंट है, T क्या है, हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। एंड Tc क्या है, Tc यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर है, और क्यूरी टेम्परेचर क्या है अभी आपको पता चल गया। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है
जहां पे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इनको हम परमानेंटली मैग्नेटाइज कर पाते हैं। पैरामैग्नेटिक को आप परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे कि ये जो मेरे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं ये रिपेल क्यों कर रहे हैं, जो पैरामैग्नेटिक है वो अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, जो फेरोमैग्नेटिक है वो इतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। तो देखो रीजन बहुत ही सिंपल है। जब मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करती हूँ तो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो हैं जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जैसे अगर मैं एक ऑर्बिटल ले रही हूं तो उसके पास पेयरिंग हो रखी है, एक इलेक्ट्रॉन ये है तो दूसरा उसके पास है। आपको पता है इन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ स्पिन होती है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन दूसरे ने क्या कर दी, कैंसिल। एक का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था वो दूसरे ने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो क्या यहाँ पे मुझे जरा बताना कोई नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? नहीं होगा, क्योंकि एक का जो स्पिन है वो दूसरे ने कैंसिल कर दिया, तभी तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, सबके सब पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड है ही नहीं, कोई अनपेयर्ड आपके पास है ही नहीं। तो इसीलिए जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो जीरो है इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, तो इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। जैसे हमने जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था तब मैंने आपको पोलराइजेशन पढ़ाया था ना, सेम चीज यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंड्यूस हो गया हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, बेसिकली जब भी एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को मॉडिफाई करता है, यानी कि उनका जो ऑर्बिटल मोशन है उसको ये चेंज कर रहा है। ऑर्बिटल मोशन तो आपको पता है ना कि न्यूक्लियस के चारों ओर ये मूव कर रहे हैं, तो इसके ऑर्बिटल मोशन को ये चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से एक हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाता है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी ऑपोजिट टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपने अप्लाई करा है तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, इसीलिए तो ये क्या कर रहे हैं, रेपेल कर रहे हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जीरो है, तो उसका मतलब है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी जीरो है, क्योंकि हमने कहा कि एक का स्पिन दूसरे के इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, है ना। एक ऊपर को स्पिन करा था, दूसरा नीचे को, एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर को है, दूसरे का नीचे है, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो आ गया इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, बट उस डायरेक्शन में विच इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो डायग्राम देखो, बेटर आपको समझ में आएगा। तो देखो यहां पे क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, तो कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ही नहीं, ठीक है। पर जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ऑपोजिट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। पैरामैग्नेटिक की बात करें तो जब हम पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं तो देखो पैरामैग्नेटिक में क्या है, हमने कहा इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि कुछ ना कुछ मेरे ऑर्बिटल्स ऐसे बचेंगे जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। पर इनका ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में हो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, यानी कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आपने नहीं अप्लाई कर रखा है तो इनका जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम हो सकता है। पहली बात, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, विच मीन्स हमारे पास कुछ ना कुछ उन इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो होगा, जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, तो किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन, किसी के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे मेरे पास क्या हो सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट इनके स्पिन अलग अलग हो सकते हैं ना, किसी का स्पिन ऊपर को है, किसी का नीचे को है, मान लो ऑपोजिट हो सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस रैंडम ओरिएंटेशन, यहाँ पे क्या हो रखा है, देखो रैंडम ओरिएंटेशन, यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, किसी का स्पिन इस डायरेक्शन में है, किसी का इस डायरेक्शन में, तो किसी का नीचे की डायरेक्शन में, है ना, किसी का ऊपर की डायरेक्शन में। तो बिकॉज ऑफ दिस रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ दीज डायपोल्स, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है नेट, जब इन सब का आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो।
जब हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करा है, ठीक है, जब हमने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करा है तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि उस केस में हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो गया। और जीरो क्यों हुआ? रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ दी मैग्नेटिक डायपोल्स की वजह से, ठीक है। पर अब आपने क्या कर दिया? अब आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स हैं ये खुद को अलाइन कर देंगे इन दी डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये इसी डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर देंगे। तो अब इस वजह से नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो प्रेजेंट होगा ना, तो विच मीन्स इसीलिए ये क्या हो रहे हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? ओके, अब आ जाते हैं हम हमारे फेरोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म में इधर आ जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जब हम बात करते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं अबाउट डोमेन्स। किसकी बात करते हैं? हम डोमेन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, कुछ छोटे छोटे रीजन्स हैं, उन छोटे छोटे रीजन्स में बहुत सारे एटम्स जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। कितना एटम्स? तो ऑलमोस्ट 10 की पावर 17 से 10 की पावर 21 एटम्स, इतने सारे एटम एक एक डोमेन में हैं। और डोमेन किस तरीके से बना रहे हैं? देखो इस तरीके से। अब हमने कहा एक डोमेन के अंदर जितने एटम हैं, मैंने कहा मान लो 10 की पावर 20 एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं उन सबका जो अलाइनमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। यानी कि जितने भी एटम्स हैं यहाँ पे उन सब का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इसी डायरेक्शन में होगा। बट अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग होगा। जैसे ये एक डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है, तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो अलग है। यहाँ जितने भी एटम्स हैं उन सबका अलाइनमेंट यहाँ को है। एक डोमेन के अंदर जितना एटम्स है उनका अलाइनमेंट सेम होगा, बट अलग अलग डोमेन होंगे तो उनका अलाइनमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। अब अगेन यहाँ पे विच मीन्स क्या है? यहाँ पे क्या है? रैंडम ओरिएंटेशन है डोमेन्स का, कोई नीचे को तो कोई ऊपर को, कोई इधर को तो कोई इधर को। तो विच मीन्स यहाँ पे भी व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेरे पास B 0 है तो मेरे पास M भी 0 होगा, यानी कि कोई नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ पे भी नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि अगेन यहाँ पे जो डोमेन्स है उनका रैंडम ओरिएंटेशन है। तो रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से हमारा जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो हो गया 0। बात समझ में आई? अब क्या हुआ? अब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने अगर अप्लाई कर दिया तो अब क्या होगा? वही चीज होगी। हमने कहा सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो यस, जितने भी डोमेन्स हैं वो सारे डोमेन्स में जितने भी एटम्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। और वो डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन होगी ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये भी खुद को इसी डायरेक्शन में अलाइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमने यही कहा, एक तो हमने क्या कहा? एक हमने कहा कि सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं खुद को। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा है बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन बाउंड्रीज, यानी कि ऐसे डोमेन्स जो कि उसी डायरेक्शन में अलाइन थे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड में इधर को अप्लाई कर रही हूं तो ये वाला डोमेन है, मान लो, है ना, इसकी डायरेक्शन इधर को ही है, तो इसकी बाउंड्री बढ़ जाएगी। इसकी बाउंड्री मान लो इतनी हो गई, और बाकी जो कि ऑपोजिटली अलाइंड है, जैसे ये ऑपोजिटली अलाइंड था ना, तो इसकी जो बाउंड्री है वो कम हो जाएगी। तो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमने कहा जितने भी डोमेन्स हैं वो सब क्या हो गए? उसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए। दूसरा क्या है? ऐसे डोमेन्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन थे उनकी बाउंड्रीज बढ़ गई, ठीक है, और जो ऑपोजिटली अलाइन थे उनकी बाउंड्री क्या हो गई? कम हो गई। तभी भी तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही एक्ट करेगा। तो दोनों तरीके से ये चीज हो सकती है, ठीक है। और यही चीजें जो है हमने नोट्स में भी मेंशन कर रखी है, तो आप लोग नोट से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं नोट्स ज्यादा पढ़ के बता नहीं रही हूँ क्योंकि मुंह से मैं बता दे रही हूँ, बाकी पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारा सिलेबस है वो होता है कंप्लीट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, पैरा और डाई और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की हमने देख लिए हैं, एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, क्यों है ये प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सब कुछ हमने देख लिया है। सो दिस एंटायर चैप्टर इज कंप्लीट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर आपको पढ़ना है, ये एज सोलेनॉइड
ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, वहां पर से जाके आप लोग डेफिनेटली पढ़ लेना। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स और बच गए हैं हमारे, जल्द ही उन सारे के ही वन शॉट्स जो है मैं अपलोड कर दूंगी। तो आई होप यार ये सीरीज से आपको काफी बेनिफिट मिल रहा होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लेना। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। ओके देन, बाय बाय।